Hi everyone. So in this video, I'm going to start the performance chapter, which is very important topic for the DGCS CPL or ATPL navigation exams. And in the video, we will cover the basic aerodynamic theory and the performance distance, like what is TODA, LTA, LDR. And in the next video, we will cover the performance classifications and the V speeds. So let's start. परफॉर्मेंस ओके नाउ परफॉर्मेंस अब होता क्या है इट इज a capability of an aircraft in the various stages of the flight. Basically what are the various stages in terms of weight, altitude, speed, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस. ठीक है. अब परफॉर्मेंस में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला है बेसिक एरोडायनामिक थ्योरी. ओके, तो पहले देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज. बेसिक एरोडायनामिक थ्योरी. अब बेसिक एरोडायनामिक थ्योरी में क्या है कि मेरा फोर फोर्सेस कौन से हो गए. अब आपका एक एयरक्राफ्ट है. अब एयरक्राफ्ट के ऊपर जो लग रहा है लिफ्ट है, नीचे लग रहा है दैट इज योर वेट, आगे है थ्रस्ट, पीछे आपके एयरक्राफ्ट के लग रहा है वी कॉल इट एज ए ड्रैग. ठीक है. अब इसमें लिफ्ट जो है वो जनरेट कैसे होता है, वेट जो है ये हमारा इफेक्ट कैसे करता है परफॉर्मेंस के, एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को. सो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ. ओके. नाउ let's start it with the static pressure. First, what is static pressure? So static pressure, it is a pressure which is prevailing at any point in the atmosphere. We call it as a static pressure. अभी आप बैठे हुए हो, अब आपके ऊपर में जो है जो एयर का कॉलम है, वो एयर के कॉलम से जो प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज योर स्टैटिक प्रेशर. स्टैटिक प्रेशर. ये कौन सा प्रेशर हो गया, इट इज ए प्रिवेलिंग प्रेशर एट एनी पॉइंट. प्रिवेलिंग प्रेशर at any point in the atmosphere we call as a static pressure. ठीक है. हमारा जो एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर में स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक भी होता है. अब डायनेमिक प्रेशर फर्स्ट, कि डायनेमिक प्रेशर आता कहाँ से है. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी. एनी सॉलिड बॉडी दैट इज मूविंग हैज ए काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब आप फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अभी जैसे आपका पेन रखा हुआ है, इस पेन के ऊपर में जो प्रिवेलिंग प्रेशर लग रहा था के एटमॉस्फेयर के थ्रू दैट वी कॉल्ड एज अ स्टैटिक प्रेशर. अब मैं उसी पेन को अगर मैं मूव करूं, जब मैं मूव करूंगा उस पेन को, तो वो जब मूवमेंट होगा उसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी. सो एनी सॉलिड बॉडी दैट इज मूविंग हैज ए काइनेटिक एनर्जी. तो पेन का जो मास हो गया वो तो था ही, और फिर साथ में उसकी वेलोसिटी भी आ गई दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी से इट चेंजेस इनटू, हाउ इट चेंजेस इनटू द डायनेमिक एनर्जी. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर. सो एयर के पास क्या है, एयर जो है एयर ऑल्सो हैज द काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट इज मूविंग. अब एयर का जो मास होता है वो क्या होता है, वो हमारा डेंसिटी होता है. सो नॉर्मली इट इज रेफर्ड टू इन aerodynamic as a dynamic energy. So dynamic energy, if we are talking about dynamic energy, क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर. इसको हम लोग रो बोलते हैं. अब ये जो रो है, ये रो क्या होता है, दिस इज द एयर डेंसिटी, राइट. एंड v जो है ये आपका क्या हो गया, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द एयर स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ द एयर स्ट्रीम. ठीक है. सो हमने क्या देखा अभी, व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर. सो प्रिवेलिंग प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द एटमॉस्फेयर वी कॉल एज स्टैटिक प्रेशर. ठीक है. एंड नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हो गया एनी बॉडी दैट इज मूविंग हैज द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. अब हमें इसको लेके आना था एरोडायनेमिक किसमें, तो हमारे पास क्या रहता है, एयर होता है. हाँ, हमारे एयरक्राफ्ट के चारों बगल एयर होते हैं, और बेसिकली एयर ऑल्सो हैज द काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट इज मूविंग. सो जब ये मूव करता है तो इट चेंजेस इनटू द डायनेमिक एनर्जी. ठीक है. अब डायनेमिक एनर्जी से ये डायनेमिक प्रेशर में कैसे आता है. ओके. नाउ इफ दिस मूविंग मास ऑफ एन एयर इज स्टॉप्ड बाय अ सॉलिड बॉडी, ओके, कंप्लीटली रेस्ट में हम उसको लेके आते हैं, जो एक हमारा मूविंग मास जो था एयर का उसको हम कंप्लीट रेस्ट में लेके आते हैं. अभी जैसे मैंने लिया एक
सामने में एक शीट लिया, यहाँ पे एक एयर आ रही थी, एयर के पास में डायनामिक एनर्जी था, और वो जैसे आ रहा था आगे, आने के बाद में जब इसके ऊपर वो प्रेशर लगाएगा, कंप्लीटली रेस्ट पे आएगा जब वहां पे, और वो प्रेशर जो लगाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए डायनामिक प्रेशर। ओके, सो ये हो गया आपका डायनामिक प्रेशर। सो डायनामिक प्रेशर इज यूटिलाइज इन द मेजरमेंट ऑफ द एयर स्पीड इन द एयरक्राफ्ट। वो हमारा कौन दिखाता है, वो हमें एएसआई दिखाता है। ओके, सो दैट इज ए कंप्लीट डिफरेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का है। वी विल आल्सो डू दैट चैप्टर एज वेल, दैट एयर स्पीड इंडिकेटर का नेक्स्ट करेंगे। नाउ स्टैटिक प्रेशर हो गया। नाउ एरोडायनामिक फोर्स क्या होता है? डायनामिक फोर्स ये होता क्या है और ये बनता कैसे है? So aerodynamic force, this is a force is generated if a solid body or aerofoil placed in a moving edge stream. ठीक है, अब ये होगा कैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शीट लिया, ओके, ये शीट इधर से ना एक मूविंग एयर स्ट्रीम थी, हवा ऐसे आ रही थी। जब हवा ऐसे आ रही थी, जब मैंने इसको लिया, तो इसका जो फोर्स था वो फोर्स इस साइड में लगेगा, इस शीट से जो फोर्स निकलेगा, दैट वी कॉल्ड एज अ एरोडायनामिक फोर्स। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज योर एरोडायनामिक फोर्स। अब सेम एयर स्ट्रीम में, जो इस तरह से एयर स्ट्रीम आ रही थी, व्हाट आई डिड कि मेरा जो शीट था उसको मैंने हॉरिजेंटली रख दिया। अभी जब मैं इसको हॉरिजेंटली रखूंगा ऐसे, फिर भी अब जो इसका जो फोर्स आएगा, एरोडायनामिक फोर्स आएगा, वो किधर आएगा, वो इधर आएगा, बट छोटे अमाउंट में आएगा, क्योंकि इसका जो एरिया पे जो हिट कर रहा था वो कम एरिया पे हिट कर रहा था, बट इस वाले में पूरे एरिया पे हिट कर रहा था, तो हैज द मोर फोर्सेस। अब इस सेम एयर स्ट्रीम में, इफ इफ आई प्लेस द सेम शीट को थोड़ा सा ना मैं टिल्ट करके रख दिया, ओके, मैंने थोड़ा सा एंगल को चेंज किया, जैसे मैंने इस एंगल को चेंज किया, एरोडायनामिक फोर्स जो है वो ऊपर के साइड लगेगा। ओके, so it is a lifting capability of a large or relative flat bodies। अगर हमारा स्मॉल एंगल चेंज भी होता है, तो एयर फ्लो क्या करता है, उसको कैपेबल बनाता है एयरबॉर्न होने में। तो हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर में जो एरोडायनामिक फोर्स होते हैं, द फोर्स इज जनरेटेड बाय एन एरोफॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन द मूविंग एयर स्ट्रीम। अब आप बोलोगे कि एरोफॉइल होता क्या है? एरोफॉइल, नाउ एरोफॉइल क्या है? So aerofoil is a design to produce a useful aerodynamic forces, we call it as a aerofoil। अब वो कौन सा है? हमारे एयरक्राफ्ट का जो विंग है। अब विंग जो देखते हो, वो विंग और टेल सेक्शन, जिसको हम लोग इम्पेनेज बोलते हैं, इम्पेनेज ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये जो है एक यूजफुल एरोडायनामिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, वी कॉल इट एज ए एरोफॉइल। द विंग एंड टेल सेक्शन of an aircraft which is designed to produce useful aerodynamic force। We call as a aerofoil। हमने देखा एरोडायनामिक फोर्स क्या होती है, एरोफॉइल क्या होती है। अब जो एरोफॉइल है वो हमारा दिखता कैसा है? लेट्स सी, वी कॉल एरोफॉइल नोमेनक्लेचर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके टेक्निकल एग्जाम में भी बहुत काम आएगा ये। अब एरोफॉइल जो, अगर आप विंग को साइड से देखोगे, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें इसकी जो, ओके वेट थोड़ा सा ना इसको, ठीक है ना, इसके आगे का जो सेक्शन है,
इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग एज। क्या बोलते हैं? लीडिंग एज। सबसे पीछे वाला जो पोर्शन है वी कॉल इट एज अ ट्रेलिंग एज। अब अगर मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं जो आपके लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज को टच करे, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को वी कॉल इट एज अ कॉर्ड लाइन। ओके, अब आप देखोगे कॉर्ड लाइन जो है ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, ऊपर का एरिया ज्यादा है नीचे का एरिया कम है। इफ वी डिवाइडेड दिस एरोफॉइल इन टू इक्वल सेक्शन, थोड़ा सा ना ये कर्व हो जाएगा, फिर लास्ट में ये देखो आप थोड़ा सा ये कर्व है। सो इस कर्व लाइन को वी कॉल इट एज अ मीन केम्बर लाइन। ओके, ये हो गया आपका मीन केम्बर लाइन। लीडिंग एज वो क्या होता है? द एज विच फेसिंग इनटू द एयर स्ट्रीम। फिर हमने देखा ट्रेलिंग एज, द एज एट द डाउन स्ट्रीम जो सबसे लास्ट में है। कॉर्ड लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद ज्वाइनिंग द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग एज, ठीक है। फिर हमने देखा मीन केम्बर लाइन। मीन केम्बर लाइन क्या होता है? इट इज ए कर्वेचर ऑफ अ लाइन ड्रॉन इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द एयरफॉइल। समझ आया? लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज, फिर आपका कॉर्ड लाइन एंड लास्ट केम्बर लाइन। ये हो गया आपके निमनक्लेचर। अब एयर स्ट्रीम जो है ये क्या होती है? वी कॉल इट एज अ रिलेटिव एयर फ्लो। ठीक है, अब रिलेटिव एयर फ्लो इसको आप लिखते हो RAF। अब रिलेटिव एयर फ्लो जो है इसकी ना तीन क्वालिटीज हैं। व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज? विच आर, फर्स्ट इज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगा रिलेटिव एयर फ्लो का? अब आपकी फ्लाइट जो है आगे की तरफ ऐसे जा रही है, ठीक है, इसका फ्लाइट पाथ स्ट्रेट है, बट जो हवा आ रही है वो सामने से आती होगी, वो कुछ एयर जो है वो एयरक्राफ्ट को ऐसे आ रही होगी। सो अगर आप देखोगे ये फ्लाइट पाथ के अपोजिट डायरेक्शंस पे आ रहा है, बट इट इज अ पैरेलल टू द फ्लाइट पाथ, करेक्ट? Okay, so this is an air which is parallel to and opposite direction to the flight path, correct? Second इसका जो है which is the condition। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सब इम्पोर्टेंट, लेकिन कंडीशन जो है दैट इज बेसिकली कि इसके कंडीशंस क्या है रिलेटिव एयर फ्लो के। हम इसको रिलेटिव एयर फ्लो क्यों बोलेंगे? सो इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, व्हिच इज द वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो एयर आपके सामने से आके एयरक्राफ्ट को लग रही है, ये एयरक्राफ्ट के प्रेजेंस से इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट विल बी अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट। एंड सेकेंड, वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट के ऊपर में जब विंग के ऊपर जाती है एयर, तो एक पॉइंट पे आकर के वो टर्बुलेंट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो जो टर्बुलेंट हो रही है तो वो चेंज हो रहा है, एयर फ्लो की जो कंडीशन है वो चेंज हो गया, वो इफेक्ट हो गया। सो रिलेटिव एयर फ्लो वो होता है इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। एंड सेकेंड इसी में क्या है? वेलोसिटी विल नॉट चेंज, velocity is also not affected।
बाय द पैसेज ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, डायरेक्शन रिलेटिव एयर फ्लो है, तो रिलेटिव एयर फ्लो में डायरेक्शंस क्या हो गए कि वो आपका पैरेलल होगा और अपोजिट होगा फ्लाइट पाथ से। सेकंड कंडीशन क्या था कि इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, थर्ड इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होगी, बेसिकली ये आपका टैस है, ट्रू एयर स्पीड। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? रिलेटिव एयर फ्लो के जो कंडीशंस हो गए, डायरेक्शन, कंडीशन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ अब जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट आपके एयरक्राफ्ट को कैसे मिलती है, कैसे वो लिफ्ट जनरेट होता है, इज बिकॉज ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी आपका प्रेशर होगा, योर डायनेमिक प्रेशर एंड द स्टैटिक प्रेशर विल रिमेन्स द कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, सो ये जो है, अच्छा अब लिफ्ट जो था, लिफ्ट क्या था, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द एरोडायनेमिक फोर्स, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एरोडायनेमिक फोर्स। लिफ्ट, it is a component of the aerodynamic force. It will be perpendicular to the flight path or relative airflow. अब ये जो लिफ्ट है ये बनता कैसे है, लेट्स सी दैट एज वेल। ये बनता है बिकॉज ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है, बर्नौली प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप कोई एक वेंचुरी लो, ठीक है, इसमें जो आपका प्रेशर होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे एंड एग्जिट के टाइम पे, इट विल रिमेन द सेम। इट मीन्स कि आपका जो टोटल प्रेशर विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, चाहे वो एंट्री हो चाहे वो एग्जिट हो। इसका लिफ्ट से क्या रिलेशन, लेट्स सी। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना एरिया बहुत ज्यादा है, बट बीच में अगर देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये रिड्यूस हो गई है, और फिर जब बाहर निकल रहा है इट विल बी द सेम जैसा एंट्री हो रहा था। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि योर डायनेमिक प्रेशर प्लस द स्टैटिक प्रेशर के इन दोनों का जो सम होगा वो था आपका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो है वो सेम होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी टोटल प्रेशर सेम होगा और एग्जिट पे भी टोटल प्रेशर सेम होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल प्रेशर मेरा था 10 यूनिट का, समहाउ 10 यूनिट का, जिसमें से डायनेमिक प्रेशर जो है ये आपका है 6 यूनिट ले लो, स्टैटिक प्रेशर को ले लो 4 यूनिट। ठीक है, जब बाहर निकलोगे इसमें भी आपका डायनेमिक प्रेशर जो है वो हो जाएगा 6 यूनिट और स्टैटिक प्रेशर जो है वो हो जाएगा 4 यूनिट का। अब बीच में जब आपका एरिया कम हो गया, एरिया जब कम होता है तब आपकी डायनेमिक प्रेशर इंक्रीज करती है। कैसे, नो आप गार्डनिंग में जब पानी डाल रहे होते हो, इफ यू प्रेस द पाइप योर वेलोसिटी विल इंक्रीज, योर वाटर का जो फ्लो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करा, वेलोसिटी इंक्रीज करी तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही है, जब आप इसके एरिया को कम कर दिए तो यहाँ पे डायनेमिक प्रेशर विल इंक्रीज एंड योर स्टैटिक प्रेशर विल डिक्रीज, राइट। बेसिकली जब एंटर कर रहा था वहां पे आपके एरिया था ज्यादा अमाउंट में, अब जब बीच में आपका एरिया कम हो गया है तो डायनेमिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेम एज इट इज गार्डनिंग के टाइम पे जब आप पानी डाल रहे होते हो, जब आप उस पाइप को प्रेस करते हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाती है, तो डायनेमिक प्रेशर क्या हो जाता है, वो जो पानी का फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो डायनेमिक प्रेशर इस सेंस में क्या हो गया, ये इंक्रीज करके फॉर एग्जांपल 7 हो गया, और स्टैटिक प्रेशर क्या हो गया आपका, रिड्यूस करके 3 हो गया। बट इफ यू ऐड 7 प्लस 3 इट विल रिमेन्स द कांस्टेंट। यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 है, और एग्जिट के टाइम पे भी ये 10 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये बोलता है आपका बर्नौली प्रिंसिपल। अब ये कहाँ आता है, ये हमारे विंग के ऊपर भी आता है। कैसे आता है विंग के ऊपर, लेट्स सी।
अब हमने बनाया था ये एरोफॉइल कुछ ऐसा, करेक्ट। अब एयर जो है ये यहाँ पे ऐसे आ रही है, सब तरफ से ऐसे आ रही है। ये ऊपर का जो एयर है ये भी अनअफेक्टेड है, ये ऐसे नीचे जो आ रहा है ये भी अनअफेक्टेड है, ये यहाँ से निकल गया ये भी अनअफेक्टेड है। बट जो ये एयर आया, आने के बाद ये उसके ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ जब पुश करेगा, ये जब ऊपर की तरफ जाना जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका हाफ वेंचुरी जैसा बन रहा होता है। कैसे हाफ वेंचुरी बन रहा है? अब जैसे मैंने एक ये विंग बनाया, ठीक है, इसको मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे एक और विंग ऐसे कर दूं, तो अब देखो यार वेंचुरी बन गया टोटल पूरी तरह से। यहाँ पे एरिया ज्यादा था, बीच में एरिया जो है वो कम हो गया, बाद में एरिया इंक्रीज कर गया, जैसा यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ था। जब यहाँ से एयर आपका ऊपर की तरफ पुश करता है, जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो हाफ वेंचुरी की वजह से योर डायनेमिक प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड स्टैटिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, डायनेमिक प्रेशर इंक्रीज कर गया, स्टैटिक प्रेशर रिड्यूस कर गया। सेम आप जब नीचे देखोगे, जो नीचे का था, यहाँ पे एयर अनअफेक्टेड था, जब क्रॉस सेक्शन एरिया का कुछ ऐसा इशू ही नहीं था, तो नीचे में आपका हाई प्रेशर, क्योंकि अब जो हम लोग प्रेशर लेते हैं ये हम लोग लेते हैं स्टैटिक प्रेशर। अब नीचे में स्टैटिक प्रेशर क्या था? अब एंट्री के टाइम पे अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 100 यूनिट मैंने लिया, यहाँ पे आपका डायनामिक प्रेशर 60 था और स्टैटिक प्रेशर 40 था, तो इन दोनों का सम जो था वो 100 यूनिट में था। बट जैसे एयर आपके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, तो डायनेमिक प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। डायनेमिक प्रेशर इंक्रीज करके 60 यूनिट से 70 यूनिट हो गया फॉर एग्जांपल, और स्टैटिक प्रेशर रिड्यूस करके 30 यूनिट हो गया। जब ये जो डिफरेंस आया स्टैटिक प्रेशर में, ओके, सो नीचे आपका हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है और ऊपर में आपका लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। ये डिफरेंस की वजह से ही जो है आपको लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, जो ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ऐसे हमारा लिफ्ट प्रोड्यूस हो गया। अब लिफ्ट भी देख लिया हमने, हमने एरोफॉयल देखा, अब हमने देखा रिलेटिव एयर फ्लो भी देख लिया कि रिलेटिव एयर फ्लो क्या होता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब मैंने देखा कि लिफ्ट जो प्रोड्यूस हो रहा था विंग के ऊपर में, जैसे हमने जब एक शीट रखा था, एरोडायनामिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे मैंने एंगल चेंज किया था इस वाले में, जैसे मैंने एंगल चेंज किया था, तो हमारा लिफ्ट जो था, लिफ्ट नहीं, एरोडायनामिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगने लगा था। यही इसका कंपोनेंट था लिफ्ट, एरोडायनामिक फोर्स का। अब इसमें कैसा था कि एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ कॉर्ड लाइन, जो आपके लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को ज्वाइन करती है। ठीक है, अब ऐसे इधर से आ रहा है आपका रिलेटिव एयर फ्लो, ये है आपका रिलेटिव एयर फ्लो। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव एयर फ्लो है और जो कॉर्ड लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, the angle between the relative airflow and the chord line, we call it as a angle of attack. ओके, तो रिलेटिव एयर फ्लो जो था ये किसमें था? आपका ट्रू एयर स्पीड में था। ठीक है, और एंगल ऑफ अटैक आ गया, दैट इज द एंगल बिटवीन द रिलेटिव एयर फ्लो एंड द कॉर्ड लाइन, दैट इज द एंगल ऑफ अटैक। अब एंगल ऑफ अटैक कैसे हमें लिफ्ट देता है? अब तो आप बोलोगे कि हम लोग जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा लिफ्ट जो है वो बहुत आएगा। बट एक सर्टेन पॉइंट तक ही आता है लिफ्ट। ठीक है, अब सर्टेन पॉइंट तक लिफ्ट कैसे आएगा? लेट्स सी दैट। ये एरोफॉइल है, जो लिफ्ट जहां से आता है वी कॉल इट एज अ सेंटर ऑफ प्रेशर, है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, अब यहाँ से आपका रिलेटिव एयर फ्लो आया, आकर के कॉर्ड पे लगा,
तो ये आपका 0 डिग्री एंगल ऑफ अटैक था। अब मैंने सेम रिलेटिव एयर फ्लो जो यहाँ से आ रही थी, ये इसको मैंने चेंज करा एंगल ऑफ अटैक को थोड़ा सा। अब जो स्ट्रेट लाइन होगी इन दोनों की, कॉल्ड एज अ कॉर्ड लाइन, ये जो एंगल था दैट इज योर एंगल ऑफ अटैक। अब इसमें आपका लिफ्ट जो है वो क्या करेगा, वो ना इंक्रीज करेगा, इंक्रीज भी करेगा, और जो पहले वाला जो पॉइंट है उससे थोड़ा आगे की तरफ आएगा ये, यानी कि ये यहाँ पे आया और ये इंक्रीज किया, यानी कि शेप में ये बड़ा होता गया। तो एट 16 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे जाके जब आपका रिलेटिव एयर फ्लो वो ना सबसे आगे पॉइंट पे आ जाएगा, इट मैक्सिमम। वो कैसा दिखेगा, लेट्स सी, अगर मैं बनाऊं, दिस इज एंगल ऑफ अटैक, ओके। इस पॉइंट पे क्या होगा कि आपका जो एयरक्राफ्ट का जो लिफ्ट है वो सबसे मैक्सिमम यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। पूरा एंगल था 16 डिग्री एंगल ऑफ अटैक। 16 डिग्री एंगल ऑफ अटैक के बाद फिर लिफ्ट क्या होगा, लिफ्ट जो है अब इसके आगे तो वो जा नहीं सकता, इसके आगे जाएगा, जाएगा भी तो अब कहाँ जाएगा, वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है। इसके आगे जब जाता नहीं है, जैसे आप इसके आगे एंगल ऑफ अटैक लेके जाते हो आपका एयरक्राफ्ट स्टॉल कर जाता है। अब स्टॉल करता है तो क्या होता है, इसमें आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, यानी कि ये सारा जो था दैट एवरीथिंग वो सेंटर ऑफ प्रेशर, ये पॉइंट भी था वो सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। अब इसमें जैसे आपने 16 डिग्री को क्रॉस किया, एयरक्राफ्ट आपका स्टॉल कर गया, इज मोर देन, ये था 16 डिग्री, ये 16 डिग्री मोर देन 16 डिग्री, ओके। अब जो आपका लिफ्ट था वो पीछे आ जाएगा, विंग पे एकदम छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल ऑफ अटैक जो है ये इंक्रीज करोगे आप तो आपको लिफ्ट भी मिलेगा, बट लिफ्ट कहाँ तक मिलेगा, एक सर्टेन पॉइंट तक मिलेगा, टिल सम पॉइंट। जब एक पॉइंट हो जाएगा उसके बाद आपका लिफ्ट जो है वो छोटा होके पीछे चला जाएगा, राइट। तो ये था बेसिक एरोडायनामिक थ्योरी, जो आपके विंग के रिलेटेड जो लिफ्ट है वो लिफ्ट कैसे आ रहा है, विंग के ऊपर एरोफॉइल है तो एरोफॉइल कैसे लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये था हमारा वो छोटा सा बेसिक एरोडायनामिक थ्योरी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस को अच्छे से। इसमें सबसे पहला है टेक ऑफ रन अवेलेबल। अब टेक ऑफ रन अवेलेबल होता क्या है, टेक ऑफ रन अवेलेबल, इसको हम लोग टोरा से भी बोलते हैं। अब परफॉर्मेंस फैक्टर जो है वो आपके रनवे के लेंथ के ऊपर, एयरक्राफ्ट के वेट के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड के ऊपर में, सब के ऊपर, इन सब के ऊपर में वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अब मैं लेता हूँ एक रनवे, ये आपका रनवे है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब ये पूरा लेंथ रनवे का, अब कभी कभी इसको थ्रेशोल्ड के ना आप पहले कोई कोई एयरपोर्ट पे देखते होंगे, इसके सेम ना, इतना नहीं थोड़ा सा रहता है, वी कॉल्ड एज एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड, ऐसे बना होगा उस पे। तो आप इन पूरे लेंथ को आप ले सकते हो, ये आपका रनवे हो गया, ठीक है। ये जो पूरा लेंथ जो अवेलेबल है आपका, दिस इज योर टेक ऑफ रन अवेलेबल, ओके। टेक ऑफ रन अवेलेबल हो गया, और आप चाहो तो टेक ऑफ यहाँ से भी कर सकते हो, बट
एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड पे आप लैंड नहीं कर सकते। आप अपना जो लैंड करोगे आपको एक्चुअल थ्रेशोल्ड जो है यहाँ से ही कंसीडर करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि लैंडिंग क्या होता है लैंडिंग में। सेकेंड इज योर टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, इसको हम लोग बोलते हैं टोडा, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। तो अब टोडा क्या है? अब जैसे हमारा ये रनवे था, इस रनवे के बाद जो है एक होता है आपका स्टॉप वे, ठीक है, और स्टॉप वे के साथ ही आपका होता है क्लियर वे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर वे। ये रेड वाले को बोलते हैं स्टॉप वे। अभी हम लोग स्टॉप वे के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे आपने एयरक्राफ्ट को रखा। अब एयरक्राफ्ट को जो डिस्टेंस है जो इसको इनिशियल क्लाइम करने में भी हेल्प करता है वो सारा अवेलेबल डिस्टेंस को वी कॉल इट एज अ टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। सो बेसिकली दिस इज योर रनवे प्लस क्लियर वे, रनवे प्लस क्लियर वे, और यू कैन से दैट टोरा प्लस क्लियर वे, ठीक है। ये हो गया टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। नेक्स्ट फिर आपका आता है टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड, डबल आर, टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड। अब ये आपका रनवे है, इसके नाम में ही है रन रिक्वायर्ड, जो आपको रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड चाहिए, दैट इज योर टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट को आपने जो प्लेस करा, आपने यहाँ पे मैक्सिमम, अच्छा इसमें आपने इसको मैक्सिमम पावर जब यहाँ पे दिया इस पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक रिलीज पावर, ठीक है, और ब्रेक रिलीज पॉइंट बोलते हैं। जब आपने यहाँ पे मैक्सिमम पावर दिया, अब क्या होगा, ये एयरक्राफ्ट आएगा, आने के बाद एक पॉइंट पे ये लिफ्ट ऑफ करेगा। यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पे एयरक्राफ्ट आपका लिफ्ट ऑफ कर गया। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है आपका मेन व्हील जो है वो ग्राउंड को फर्स्ट टाइम, मतलब एयरक्राफ्ट जो आपका फर्स्ट एयरबॉर्न होगा, हो गया पूरी तरह से। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड। सो बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रेक रिलीज पॉइंट टू लिफ्ट ऑफ, ठीक है। लिफ्ट ऑफ को वी लॉफ्ट भी बोलते हैं, लिखते हैं। सो दिस इज योर टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड। टेक ऑफ रन अवेलेबल क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द रनवे। टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द रनवे प्लस क्लियर वे। अब डिस्टेंस अवेलेबल उसने बोला है, रिक्वायर्ड का मतलब है जो आपको नीड है, वर्ड में ही आंसर रहता है। रिक्वायर्ड का मतलब है जो आपको नीड है, अवेलेबल का मतलब है कि आपके पास जो अवेलेबल है। फिर टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड क्या हो गया, वेर यू रिलीज द ब्रेक विद द मैक्सिमम पावर, यू गेव द मैक्सिमम पावर एंड द पॉइंट वेर यू लिफ्ट ऑफ, that distance we called it as a takeoff run required, ठीक है। now takeoff distance required, takeoff distance required। अब takeoff distance required में क्या है, आपने इस पॉइंट पर ब्रेक रिलीज किया था, ठीक है। इस ब्रेक रिलीज किया, आप जो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ भी करा दिया आपने, इस पॉइंट पे आपका एयरक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ भी कर गया। लिफ्ट ऑफ करने के बाद जहां पे आपका एयरक्राफ्ट स्क्रीन हाइट गेन करता है, अब स्क्रीन हाइट जो है वो आपका 35 फीट और 50 फीट होते हैं। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि स्क्रीन हाइट क्या है। वी कॉल इट एज अ स्क्रीन हाइट। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वी कॉल्ड इट एज अ टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड। When you release the brake to gain the screen height, okay, that distance we call it as a takeoff distance required. Brake release to gain
screen height. Now just conclude this four. Takeoff run available, that whole length of the runway available is your takeoff run available. Takeoff distance available, whole length of the runway plus the clear way. Third, takeoff run required. ये क्या था? When you gave the maximum brake, when you release the brake and gave the maximum power, और जो आपको lift off के टाइम तक जो डिस्टेंस था, we called it as a takeoff run required. And takeoff distance required, आपका एयरक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ भी कर गया. Now you gain the screen height, we called it as a takeoff distance required. Now let's talk about screen height. What is screen height? स्क्रीन हाइट होता है जो एयरक्राफ्ट आपकी इनिशियल जो रनवे पे जो फर्स्ट लिफ्ट ऑफ करते हैं वहां से जो 35 फीट जाता है ऊपर, वी कॉल इट एज स्क्रीन हाइट. ये किस में हमारा आता है? टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड में आता है. और ये किसके लिए? फॉर टेक ऑफ. ठीक है. अब ये दो हैं, एक है आपका 35 फीट. अब हमारे पास ना दो टाइप के एयरक्राफ्ट है, एक जेट एयरक्राफ्ट है, एक पिस्टन एयरक्राफ्ट है. तो 35 फीट जो है ये हो गया आपके जेट इंजन के लिए, और पिस्टन इंजन के लिए है 50 फीट. पिस्टन इंजन. एक्सिलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल, आस्ता बोलते हैं इसको. एक्सिलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल. ये आपका रनवे है, ये आपका एयरक्राफ्ट था. आपने पावर दिया, अब जाना स्टार्ट करा आपने, बट एक पॉइंट आया, यहाँ पे आपका इंजन हो गया फेल. ओके. अब आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे. आप तो टेक ऑफ करोगे नहीं, आप ब्रेक लगाओगे. जब ब्रेक लगाओगे, जो डिस्टेंस ये यहाँ पे इतने में आपका एयरक्राफ्ट बाई चांस हो सकता है नहीं रुके, अगर लंबा रनवे नहीं है तो आपका एयरक्राफ्ट इस पे नहीं रुकता है, तो वी कंसिडर एज स्टॉप वे को भी हम लोग एंटर करते हैं. स्टॉप वे जो होता है वो यूज ही होता है फॉर रिजेक्टेड टेक ऑफ. स्टॉप वे इज अ डिफाइंड रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द रनवे. ठीक है. जब एंड ऑफ द रनवे पे क्या है, आपका एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल टेक ऑफ करने के लिए गए, और टेक ऑफ के टाइम पे इंजन फेल हो गया, सो यू विल टेक दैट डिस्टेंस, यू विल यूज दैट डिस्टेंस टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट. सो ये हम लोग कब करते हैं? इन द रिजेक्टेड टेक ऑफ. अब आपको नॉर्मल टेक ऑफ, अब आप पूछोगे, बोलोगे कि भाई ये मेरा रनवे था, आगे में इतना सा तो डिस्टेंस और था ही जो हमारा स्टॉप वे था, क्या हम ये सबको ले सकते हैं अपने टेक ऑफ रन अवेलेबल के लिए? नहीं, ये पूरा टेक ऑफ रन अवेलेबल नहीं होगा. टेक ऑफ रन अवेलेबल सिर्फ आपका इस पॉइंट से थ्रेशोल्ड तक ही होगा. ये जो पॉइंट है वी ऑलवेज टेक इट फॉर अबॉर्टेड टेक ऑफ और रिजेक्टेड टेक ऑफ के लिए करते हैं यूज. तो इसको हम लोग बोल देते हैं टेक ऑफ रन अवेलेबल टोटल, जो यहाँ से यहाँ तक हो गया. और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं स्टॉप वे. तो टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस स्टॉप वे इज योर एक्सिलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल. ठीक है. अब जो ये था स्टॉप वे, ये स्टॉप वे इट शुड बी ऑन ग्राउंड. बट ऊपर में जो भी आपने क्लियर वे देखा था, क्लियर वे कैन बी ऑन ग्राउंड, कैन बी ऑन वाटर. ओके, बट स्टॉप वे ऑलवेज शुड बी ऑन ग्राउंड. अब डिफ्रेंशिएट दोनों में कर लेते हैं, स्टॉप वे और क्लियर वे. अब स्टॉप वे है तो ये कहाँ होता है? इट शैल बी ऑन ग्राउंड. फर्स्ट पॉइंट शैल बी ऑन ग्राउंड. सेकेंड, इसका जो विड्थ है ये आपका ना रनवे की इतना ही होना चाहिए, वाइड एज रनवे, उससे छोटा नहीं हो सकता ये. ओके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द स्टॉप वे इज ओनली यूज्ड aborted takeoff, use for aborted takeoff. और ये होता कहाँ पे है? इट इज एट द एंड, यानी कि डिपार्चर एंड ऑफ द रनवे. ओके.
सेकेंड हमारा है दैट इज क्लियर वे। क्लियर वे, अब क्लियर वे कहाँ होता है? ये आपका ग्राउंड पे भी हो सकता है, ये वाटर पे भी हो सकता है। क्लियर वे बेसिकली क्या करता है, आपको इनिशियल क्लाइंब के टाइम पे वो आपको हेल्प करता है कि आपका एयरक्राफ्ट इनिशियल क्लाइंब कर ले। वो है ना एक ऑब्स्टिकल से आपको क्लियरेंस देता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्लियर वे। सो इट कैन बी ऑन ग्राउंड और वाटर, दोनों पे हो सकता है। सेकंड, इसमें जो है इसकी जो विड्थ है, विड्थ शुड बी एटलीस्ट 500 फीट and slope not exceeding 1.25%. Slope not exceeding 1.25%. और अभी जो मैंने आपको बोला कि क्लियर वे जो है ये क्या करता है, आपको इनिशियल क्लाइंब में हेल्प करता है। तो इनिशियल क्लाइंब में हेल्प क्या करेगा, अब एंड ऑफ द रनवे पे फॉर एग्जांपल आपका क्लियर वे था, वो फॉर कुछ बड़े बड़े टावर्स हो गए। सो द एरिया क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल अप टू हाइट ऑफ 35 फीट। एरिया clear of obstacle up to height of 35 feet। ठीक है, समझ आ गया? ये आपके सारे डिस्टेंसेस थे जो आप यूज करते हो एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए। सो टेक ऑफ रन अवेलेबल क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द रनवे, वो आपका टेक ऑफ रन अवेलेबल हो गया। टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या हो गया, दैट इज रनवे प्लस क्लियर वे। जो आपको इनिशियल क्लियर वे वो होता है जो आपके इनिशियल क्लाइंब के टाइम पे आपको वो हेल्प करता है। फिर टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड क्या हो गया, कि आपने जहाँ पे ब्रेक रिलीज किया और जहाँ पे आप लिफ्ट ऑफ कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं रन रिक्वायर्ड। फिर टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या हो गया, कि व्हेन यू रिलीज द ब्रेक एंड टू गेन द स्क्रीन हाइट वी कॉल इट एज अ टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड। और स्क्रीन हाइट जो होता है वो पिस्टन इंजन के लिए 50 फीट होते हैं एंड जेट इंजन के लिए 35 फीट होते हैं। और एक्सीलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल जो है वो होता है कि आपके अबॉर्टेड रिजेक्टेड टेक ऑफ के टाइम पे जो आप डिस्टेंस स्टॉप वे को यूज करते हो वो पूरा रनवे प्लस स्टॉप वे वी कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द क्लाइंब, ग्रेडियंट क्लाइंब। ग्रेडियंट क्लाइंब, अब ना जब फ्लाइंग करते हो तो आप देखते हो चार्ट पे उसके जो एरोड्रम प्लेट्स होते हैं उस पे लिखे होते हैं क्लाइंब ग्रेडियंट। अब क्लाइंब ग्रेडियंट है, इट इज मेजर द रेशियो ऑफ द हाइट गेन्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हाट यू हैव ट्रैवल्ड। तो ये आपका रेशियो कैसा है कि क्लाइंब ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट यू हाइट गेन अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब ये किस में होना चाहिए, ये फीट में होना चाहिए, इसके ना हम लोग परसेंटेज में लेते हैं। तो जो आता है वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दी 100 टू मेक इट इन दी परसेंटेज। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्लाइंब रेट। अब जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो तो उसमें हम लोग का जो दूसरा जो फंक्शन है, जो हाइट गेन के टाइम पे जो फंक्शन होता है वी कॉल्ड एज रेट ऑफ क्लाइंब। क्लाइंब ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जब वो जो फंक्शन है रेट ऑफ क्लाइंब, रेट ऑफ क्लाइंब को जब आप लेते हो और डिवाइड करते हो स्पीड, स्पीड इसको किसमें, नॉट्स में, रेट ऑफ क्लाइंब फीट पर मिनट में, तब जो आंसर आता है उसको भी हम लोग बोलते हैं क्लाइंब ग्रेडियंट। और ये आपका परसेंटेज में होता है। नाउ नेक्स्ट इज द लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल इसको बोलते हैं एलडीए। अब लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल क्या है, कि it is the length of the runway which is declared by the aerodrome operators since available। now ये पूरा आप लैंड करने के लिए आते हो, जो
So the whole thing is your landing distance available. ठीक है, अब लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल और एक है लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड। डिस्टेंस रिक्वायर्ड LDA का जो एयरक्राफ्ट है, इसमें कैसा है कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा है, ये आपका थ्रेशोल्ड रनवे। ओके, अब जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड के ऊपर में जो एयरक्राफ्ट है, इसको होना चाहिए 50 फीट पे। बेसिकली योर स्क्रीन आई 50 फीट पे होना चाहिए, और फिर ये आ करके जो टच डाउन करेगा, और जहाँ पे ये मैक्सिमम ब्रेक लगाया, विद मैक्सिमम ब्रेक के साथ में जो कंप्लीट स्टॉप पे आ गया एयरक्राफ्ट, है ना, कंप्लीट स्टॉप के, दिस इज वी कॉल्ड एज अ लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड। कौन सा हो गया कि एयरक्राफ्ट जो था 50 फीट अबव द थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड के ऊपर में 50 फीट था इसका हाइट, और यहाँ से ये आया, आने के बाद मैक्सिमम ब्रेक के साथ स्टॉप हो गया। सो ये डिस्टेंस से लेके ये जो हो गया, दिस इज योर लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल का मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये वो पूरा लेंथ था जो रनवे का, दिस इज योर लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ओके, सो अब लैंडिंग डिस्टेंस जो है, ये ना आपका वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, इसके ना कुछ फैक्टर्स हैं। अब आपके रनवे के ऊपर वेरी करता है। अब ना रनवे होते हैं, एक आपका वेट रनवे, कंटेमिनेटेड रनवे, ड्राई रनवे। वेट रनवे वो रनवे होता है which have the sufficient moisture, and on the surface it causes to appear reflective, but there is no standing water, that we call as a wet runway. तो wet runway में sufficient moisture on the surface to cause it to appear reflective. ठीक है, but no standing water. अब स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या है कि आप देखते हो कि जहाँ पे ना कोई थोड़ा सा रनवे का अप स्लोप डाउन स्लोप थोड़े से होते हैं, या फिर कोई रोड पे भी देखते हो कहीं कहीं पे ना पानी थोड़े से जमे हुए होते हैं। ओके, सो वेट रनवे में ना बस थोड़ा सा वो भिंगा हुआ है, वो रोड एक तरह से भिंगा हुआ है, दैट इज योर वेट रनवे। सेकेंड इज योर कंटेमिनेटेड रनवे। कंटेमिनेटेड रनवे जो था, इसमें होता है कि अब जो आपका रनवे था ना, फॉर एग्जाम्पल ये रनवे है, ये रनवे का 25% और मोर देन 25% रनवे सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, स्लस और कुछ स्नो से, विच इज मोर देन इन डेप्थ ऑफ 3 millimeters। ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज ए कंटेमिनेटेड रनवे। मोर देन 25% of the runway is covered with water, slush, स्नो, जिसका डेप्थ जो है, डेप्थ इज more than 3 mm. This is we call as a contaminated runway. और थर्ड हमारा आता है ड्राई रनवे। ड्राई रनवे नाम से ये ड्राई है, सो इट इज इन रिलेशन टू अ रनवे विच मीन्स दैट which is neither wet or nor contaminated, right? Neither wet nor contaminated, ये आपका हो गया ड्राई रनवे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके रनवे से रिलेटेड थी परफॉर्मेंस में। जो टेक ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, टेक ऑफ रन अवेलेबल, टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड, एक्सीलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस, स्टॉप वे, क्लियर वे, क्लाइंब ग्रेडियंट क्या होते हैं, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल क्या होता है, लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड, एंड रनवे के जो कंडीशंस हैं, वेट रनवे, ड्राई रनवे, कंटेमिनेटेड रनवे, ये सारी चीज़ें हो गई। Okay, now next we are going to talk about the factor which is affecting the takeoff and landing performance. Factors affecting takeoff and landing performance. Okay, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? अब कैसा है कि आपका जो टेक ऑफ डिस्टेंस होता है, एक रनवे पे जब आप टेक ऑफ करने के लिए जाते हो, तो लॉ भी बोलता है यू डज नॉट एक्सीड 85% ऑफ द टेक ऑफ रन अवेलेबल। यानी कि आपका जो ये रनवे है, इस रनवे का जो 85% है, जो यहाँ तक, ओके, इस 85% से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते टेक ऑफ डिस्टेंस के लिए। ओके, तो अब कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा? तो पहला तो हमारा टेक ऑफ रन अवेलेबल, ये हमारा इफेक्ट करेगा। दूसरा कौन सा क्या इफेक्ट करेगा? वेट। हमारा वेट जितना इंक्रीज करता है, हमारे अब कैसे वेट इंक्रीज करेगा, अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड क्या हो सकता है? आपका प्रेशर ऑल्टीट्यूड, प्रेशर ऑल्टीट्यूड। और प्रेशर ऑल्टीट्यूड अभी विल टॉक अबाउट कि प्रेशर ऑल्टीट्यूड भी क्या होते हैं। फोर्थ क्या इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। अब प्रेशर ऑल्टीट्यूड में जब आप टेम्परेचर का करेक्शन करते हो, तो क्या आ जाता है आपका? देन इट कम्स डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। ठीक है, फिर आप रनवे का स्लोप, स्लोप कंडीशन कैसा है वो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें that you have to know about कि what are the factors, these are the factors which is affecting the takeoff and landing performance. So weight of the airplane has the major effect on the performance. Okay, so takeoff distance required are increase when you increase the weight of the aircraft. ठीक है, सेकंड आपका है विंड। विंड भी एक फैक्टर है, इसमें डाल लो विंड, वेट एंड विंड। अब हेडविंड में हम लोग टेक ऑफ करते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ हेडविंड क्लियरली अफेक्ट्स द रनवे डिस्टेंस रिक्वायर्ड। अब कैसे? सामने से विंड आ रही है तो भी जनरेट हो रही है, बट आपके डिस्टेंस को भी वो कम कर रहा है। ओके, वही चीज है, आप ना टेल विंड में लैंड करने टेक ऑफ करने के लिए चले जाओ। अब ये आपका एयरक्राफ्ट है, विंड ना पीछे से आ रही है, थोड़ी सी लाइट विंड है, पीछे से आ रही है, बट आपको समहाउ टेक ऑफ करना था, देन यू डिसाइडेड यू विल टेक ऑफ इन टेल विंड। अब ये क्या करेगा, जब आप टेक ऑफ करने के लिए जाओगे, विंड जो है इसको पुश करेगी। और ओके, आपको जो इस पॉइंट पे टेक ऑफ कर जाना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू विल टेक ऑफ एट सम दिस पॉइंट। Okay, so wind is one of the factor which affects the runway distance required. Okay, अब runway slope, slope, अब slope कैसे इफेक्ट करता है? अब कोई रनवे है, वो थोड़ा सा अप स्लोप पे है। ठीक है, अब ये रनवे अप स्लोप में क्या होगा कि जब आप पावर दोगे, मैक्सिमम पावर दोगे, एयरक्राफ्ट का वेट है, तो अप स्लोप पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप गाड़ी को ना अप हिल पे चलाने की कोशिश करते हो, यू नीड मोर एक्सिलरेशंस टू गो थ्रू द हिल, उसके ऊपर चढ़ने के लिए। सेम रनवे पे भी, एयरक्राफ्ट पे भी होता है। जैसे ही आपका एयरक्राफ्ट अप स्लोप पे टेक ऑफ करने के लिए जाने का कोशिश करेगा, ही विल नीड मोर डिस्टेंस टू टेक ऑफ, सो टेक ऑफ distance required will increase in the upslope. ओके, अब लैंडिंग के लिए आ जाओ, सेम सेम ले लो। अगर आप इसको लैंडिंग के लिए बना लोगे, तब क्या होगा?
स्लोप वाला रनवे था। अरे, आप ना यहाँ पे लैंडिंग के लिए ले लिया आपने, आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है लैंडिंग करने के लिए। अब जो ये अप स्लोप है, यहाँ पे जब आपका एयरक्राफ्ट आएगा, इट विल टेक क्योंकि इसको अप स्लोप मिल रहा है, इसकी स्पीड को वो कम कर देगा। जैसे स्पीड को कम कर देगा तो लैंडिंग डिस्टेंस जो था, इसका लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड, इट विल डिक्रीज। करेक्ट। अप स्लोप में क्या हो गया, योर टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड हैज इंक्रीज्ड बट लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड हैज डिक्रीज। सिमिलरली डाउन स्लोप में लोगे, then your takeoff distance required will decrease in down slope and your landing distance required will increase in down slope. तो रनवे का जो स्लोप है ये भी आपके टेक ऑफ और लैंडिंग को इफेक्ट करता है, उसके डिस्टेंस को इफेक्ट करता है। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रेशर। अब प्रेशर ऑल्टीट्यूड होता क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रेशर ऑल्टीट्यूड, प्रेशर ऑल्टीट्यूड और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड में कंफ्यूज होते हैं। सो प्रेशर ऑल्टीट्यूड इज द ऑल्टीट्यूड इन द theoretical और आईएसए conditions that has the same pressure as the real altitude. First I'll write the sentence and then I'll explain it to you. अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर ऑल्टीट्यूड जो है वो इंडिकेट ये करता है कि आपके जो प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस कहाँ पे है। अब ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल, आपका एक एरोडोम है, एरोडोम एट 1000 फीट का एलिवेशन है उसका, यानी कि मैं बना लूँ मीन सी लेवल, यहाँ से 1000 फीट ऊपर आपका एरोडोम है, यहाँ पे रनवे है, आपको यहाँ से टेक ऑफ करना है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड लेवल प्रेशर क्या होता है सी लेवल पे, 1013। टेम्परेचर क्या होता है 15 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल लैप्स रेट ये होता है 1.98 डिग्री, बट वी कंसिडर इट 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। ठीक है। अब सी लेवल पे आपका 1013 नॉर्मल क्यूएनएच होना चाहिए था, फिर जो आपका आईएसए बोलता है। अब आज का जो क्यूएनएच था वो मेरा था, फर्स्ट लेते हैं योर क्यूएनएच मेरा है आज का पर 1020 फीट, सॉरी 1020 हेक्टा पास्कल। ठीक है। अब जब 1020 हेक्टा पास्कल था, यहाँ पे आज का जो क्यूएनएच है दैट इज 1020। अब प्रेशर ऑल्टीट्यूड हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका ना फॉर्मूला होता है, प्रेशर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1013 माइनस क्यूएनएच इंटू 30 प्लस एलिवेशन। ठीक है। अब क्यूएनएच 1020 था, अब 1000 फीट ऊपर जाओगे, आईएसए के अकॉर्डिंग कितना रिड्यूस होना चाहिए, आईएसए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। तो आईएसए में क्या बोलता है कि फॉर 30 फीट यू रिड्यूस 1 हेक्टा पास्कल। करेक्ट। तो 1000 फीट के लिए कितना हेक्टा पास्कल होना चाहिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000, एक्स इज इक्वल टू 1000 अपॉन 30। तो ये आपका बेसिकली आएगा कुछ 33.33 हेक्टा पास्कल। तो 33 हेक्टा पास्कल लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, 33 हेक्टा पास्कल। यानी कि आईएसए में जब आप ऊपर गए तो आईएसए के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए था वो 1013 माइनस 33 980 हेक्टा पास्कल होना चाहिए था आईएसए के अकॉर्डिंग। ये आपका आईएसए, यानी ब्लू लाइन से जो मैं बनाया हूँ ना, ये आपका आईएसए है। आईएसए में आपका कितना होना चाहिए था 980 हेक्टा पास्कल होना चाहिए था।
प्रेशर, हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा प्रेशर क्या करता है, हमारा प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. Static pressure decreases with increasing in the height. Your temperature decreases with the increasing of the height. ठीक है. तो हम लोग ऊपर गए, हमारा जो प्रेशर था वो डिक्रीज होके 980 हेक्टापास्कल होना चाहिए था, बट आज का क्यूएनएच था 1020. हमें 1020 को जब मैं 1000 फीट ऊपर लेके जाऊंगा अगर, तो क्या होगा. अभी यहाँ पे जो 980 कैसे लेके आए थे हम लोग, कि 1013 -33 ऊपर लेके चले गए तो 980 आ गया. बट क्यूएनएच है मेरा 1020. जब इससे हम लोग ऊपर जाएंगे, 1000 फीट ऊपर आएंगे 1020 से हिसाब से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 987. कैसे 1020 -33 हेक्टापास्कल, 987 हेक्टापास्कल. यानी कि नॉर्मल आईएसए कंडीशन में मुझे मिलना चाहिए था 1980 हेक्टापास्कल, बट एक्चुअल में मुझे मिल रहा है 987 हेक्टापास्कल. ज्यादा प्रेशर इट मींस मोर परफॉर्मेंस, लेस प्रेशर लेस परफॉर्मेंस, हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस. ठीक है, ये कंडीशन हो गया आपका. ठीक है, इस कंडीशंस में, सो इसमें आपका क्यूएनएच क्या था, ज्यादा था, मोर देन था 1013. अब सेम सिनेरियो लेते हैं, सेकेंड वाला, QNH is less than standard. अब ले लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल 1010 हेक्टापास्कल. ठीक है. अब QNH होना कितना चाहिए था सी लेवल पे, 1013, बट मिल कितना रहा है आज का QNH. इसको ग्रीन से ले लो. अब आज का QNH है 1000 हेक्टापास्कल. अब यहाँ से जब 1000 फीट आप ऊपर की तरफ आओगे, तब क्या होगा, कितना 33 हेक्टापास्कल तो आप लूज करोगे ही, क्योंकि 1000 फीट में पर 30 फीट पे आप 1 हेक्टापास्कल लूज कर रहे हो. तो 1000 माइनस करोगे आप 33, कितना हो जाएगा 967 हेक्टापास्कल यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, दैट इज 100 माइनस 33, 967 हेक्टापास्कल. यानी कि ये 967 हेक्टापास्कल नॉर्मल आईएसए कंडीशन में और ऊपर होना चाहिए था. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. अभी ये मेरा था 1020 से, तो मेरा मीन सी लेवल से 1020 जो था वो और नीचे होना चाहिए था. ठीक है. और ग्रीन वाला जो मैंने बनाया, यहाँ पे प्रेशर था मेरा 1000. यहाँ से जब आप 1000 फीट ऊपर आए वहां पे प्रेशर हो गया 967. यहाँ पे प्रेशर था 987. होना कितना चाहिए था आईएसए के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट से होना चाहिए था 980 हेक्टापास्कल. तो जब आपका जो ज्यादा, इफ इट इज मोर देन, सॉरी, योर स्टैंडर्ड, योर क्यूएनएच इज मोर देन योर स्टैंडर्ड, have a good performance. If it is less than standard, it is a bad performance. Bad performance, good performance. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें. अब अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रेशर ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो इसी का ले लेते हैं. कैसे निकालेंगे, 1013 माइनस, एक निकाल लेते हैं हाई का, यानी कि 1020 इंटू 30 प्लस एलिवेशन. ये कितना आ गया आपका 1013 माइनस 10 करोगे तो -7 इंटू 30 प्लस एलिवेशन है मेरा 1000 फीट. ये आ जाएगा आपका 1000 माइनस 210, तो ये कितना हो जाएगा आपका 790 फीट. ओके. सेकेंड सिनेरियो जो था वो मेरा था जो लेस प्रेशर वाला, दैट इज 1013 माइनस, आज का क्यूएनएच कितना था 1000 इंटू 30 प्लस एलिवेशन. ये कितना होगा आपका 13.
इंटू 30 प्लस 1000, करेक्ट। तो 1000 प्लस 390, तो ये हो गया 1390 फीट। जो 1000 फीट पे, अब देखो आप, इसको तो मुझे रेड से बनाना चाहिए था, इस वाले को। ये आपका था क्यू एन एच 1020, ये था आपका क्यू एन एच 1000। अब जो मुझे नॉर्मल आईसी कंडीशन में 1000 फीट पे जो प्रेशर होता, उस 1000 फीट के प्रेशर पे मुझे ना 790 फीट का मिल रहा था, यानी कि मैं नीचे वाले का जब मिल रहा था मुझे प्रेशर, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं, हमारा ऑल्टीट्यूड जब नीचे आता है तो अब स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, तो हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। बट जब आपका प्रेशर लो होता है, जो जो प्रेशर आपको मिलना चाहिए था, जो परफॉर्मेंस आपको 1400 फीट पे मिलनी चाहिए थी, अराउंड 1400 फीट पे, वो आपको 1000 फीट पे मिल रही है। सो आपकी प्रेशर क्या हो गई, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर गई, राइट। So if I can such summarize this one, so if your sea level pressure, that is the QNH, is less than standard, QNH is less than standard 1013 hectopascal, your pressure altitude is higher than altitude, correct. If your QNH is more than standard, that is 1013 hectopascal से ज़्यादा है, तो your pressure altitude is lower than altitude. ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ सेकंड इज योर डेंसिटी ऑल्टीट्यूड। अब डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या है? सो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड इज द ऑल्टीट्यूड इन द आईएसए दैट हैज द सेम डेंसिटी एज द एक्चुअल ऑल्टीट्यूड। पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ना आपका प्रेशर ऑल्टीट्यूड को ही करेक्ट किया गया है टेम्परेचर के लिए। सो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू प्रेशर ऑल्टीट्यूड प्लस 118 रूट एक्चुअल माइनस आईसी टेम्परेचर। ये है आपका डेंसिटी ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला। ऊपर में जो बातें करे थे हम लोगों ने, वो हम लोगों ने प्रेशर ऑल्टीट्यूड के बारे में बात किया था कि क्यूएन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब डेंसिटी जो है, ये ना आपके टेम्परेचर से रिलेट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है। एक टेम्परेचर है आज का नॉर्मल डे का, जैसे +6 डिग्री, ठीक है। और प्रेशर ऑल्टीट्यूड जो है इज 3000 फीट, तो हमारी डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या होगी? तो जब आप आईसी से +6 लेते हो, मतलब कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है आपका, वो आईसी में जो 3000 फीट पे जो टेम्परेचर होगा उससे +6 है, इट मीन्स दैट इट इज वार्मर देन आईसी बाय 6 डिग्री। तो जैसे ही टेम्परेचर वार्मर होता है, सो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड मस्ट बी हायर। सो हमने अभी ऊपर में क्या बोला था मैंने अभी, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, योर डेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने, +6, आईसी से +6 डिग्री टेम्परेचर था, इट मीन्स +6 मीन्स का जो मतलब हो गया वार्मर देन आईसी, वार्मर देन आईसी कितना, बाय 6 डिग्री। इसी वजह से हमारा जो डेंसिटी ऑल्टीट्यूड विल बी हायर। वो भी कितना से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर लो आप।
तो कैसे करोगे, एक्चुअल माइनस IC से जो हम लोग रिलेट करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला में डालो एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये सारा चीजें हो गया हमारे डेंसिटी, प्रेशर ऑल्टीट्यूड, डेंसिटी ऑल्टीट्यूड, इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल जस्ट मेक द स्पीड्स के बारे में वो वीडियो में बनाऊंगा अब नेक्स्ट। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखा, टू कंक्लूड ऑल दिस स्टफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड दैट, कि हमारा बेसिक एरोडायनामिक थ्योरी क्या है, लिफ्ट कैसे जनरेट होता है, हमारे एरोडायनामिक फोर्स क्या होते हैं, विंग्स क्या होता है, एरोफॉइल शेप क्या होता है, जो आपके विंग्स और टेल सेक्शन यानी कि एम्फेनेज हो गए। फिर बर्नौली प्रिंसिपल देखा। ओके, फिर हमने देखा कि सारे टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या है, टेक ऑफ रन अवेलेबल क्या है, तो आपके पूरे रनवे का जो लेंथ है दैट इज योर टेक ऑफ रन अवेलेबल। ओके, अगर मैं आऊँ इस पे, हमने देखा टेक ऑफ रन अवेलेबल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रनवे। टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या है, दैट इज रनवे प्लस क्लियर वे। फिर टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड क्या हो गया, इट इज अ डिस्टेंस रिक्वायर्ड व्हेन यू रिलीज द ब्रेक, ओके, टू लिफ्ट ऑफ। इट मींस कि तुम्हारा जो मेन लैंडिंग गियर है दैट विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या है, इट इज द ब्रेक रिलीज टू गेन अ स्क्रीन हाइट। स्क्रीन हाइट क्या होता है, स्क्रीन हाइट इज द हाइट फॉर द takeoff distance required, which is used in the takeoff. For jet engine it is 35 feet, for piston engine it is 50 feet. फिर accelerated stop distance available हमने देखा, ये accelerated stop distance is the distance which we are going to use in the rejected takeoff। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे स्टॉप वे होता है, तो स्टॉप वे को हम लोग यूज करते हैं हमारे बॉर्डर टेक ऑफ को करने के लिए। फिर था climb gradient। So climb gradient, it is the distance which is you are going to cover when you gain some height and distance you also travel, that ratio of this is we call as a climb gradient। फिर लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल क्या हो गया, कि आपके रनवे का जो पूरा लेंथ अवेलेबल है अवेलेबल हो गया। देन लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या हो गया, लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड, आप लैंडिंग के लिए आ रहे हो थ्रेशोल्ड के ऊपर में, यू शुड बी एट 50 फीट फ्रॉम दैट पॉइंट, whatever distance you will take to complete stop the aircraft, we call it as a landing distance required। अब इस ये भी आपका जो फैक्टर है टेक ऑफ और लैंडिंग, ये दो रनवे के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। वो कौन सा कंडीशन हो गया, जैसे कि अब आपका रनवे रनवे जो है वेट रनवे है। व्हाट इज वेट रनवे, वेट रनवे इट इज अ runway which is having a sufficient moisture on the surface which cause a reflective, and there is no standing water on that we call as a wet runway। then we talked about the contaminated runway। so contaminated runway जो आपका runway के ऊपर में जो snow या फिर water जिसके depth जो है that would be more than 3 millimeter and which covers the more than 25% of the runway, we call as a contaminated runway। देन ड्राई रनवे हमने देखा कि ड्राई रनवे क्या है, कि ना तो वो कंटेमिनेटेड होगा, ना तो वेट होगा, ना तो उसके ऊपर म्यूचुअल मॉइस्चर्स होंगे, ना स्टैंडिंग वाटर होगा, वी कंसीडर एज अ ड्राई रनवे। ठीक है, सो टुमारो आई एम गोना मेक अनदर वीडियो एज वेल, उसमें हम लोग बात करेंगे दैट विल कंप्लीट इट ऑफ द स्पीड्स के बारे में। टोटल स्पीड क्लासिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशंस तीन वो है, A B C क्लासिफिकेशंस क्या है, स्पीड क्या है, जो स्पीड्स हैं वो इम्पोर्टेंट्स हैं इसमें अब।